हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुभाष गुप्ता। ये जो लेक्चर नंबर 4 है, पिछले क्लास में जो लेक्चर नंबर 3 था और 2 और 1 जो बना चुके थे, इसमें से पिछले लेक्चर 3 में बताया था कि जो अर्थशास्त्र का जो डिफिनेशन दिया गया है वो एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअल्सन के अनुसार क्या था। उसके बाद जस्ट उसके आगे का टॉपिक है जो क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे बताया गया कि अर्थशास्त्र जो आगे चल करके जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो अभी तक तो डिफिनेशन चल रहा था, फिर अर्थशास्त्र का क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। अर्थशास्त्र में बताया गया कि जो विषय वस्तु था, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो ओस्लो यूनिवर्सिटी, यानी कि यूरोप का एक देश है नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो एक देश है जिसकी राजधानी नॉर्वे है। तो वहाँ ओस्लो यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है रैगनर फ्रिज, उन्होंने सबसे पहले 1933 ईस्वी में इन दो शब्दों की सबसे पहले चर्चा की थी, यानी उसकी जो रचना की थी, व्यष्टि और समष्टि। और वहीं से फिर ये दो शब्द हमारे इकोनॉमिक्स में आ गए, व्यष्टि और समष्टि। यानी कि वो उन्होंने जो शब्द बोला था वो एक्चुअली वास्तव में व्यष्टि समष्टि नहीं था इनका, वो सबसे पहले मैक्रो शब्द इंग्लिश में छोड़े थे। वो ग्रीक वर्ड के एक वर्ड यूज किए थे, मैक्रोस। वही मैक्रो शब्द किसमें इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मैक्रो बन गया, और ये मैक्रो से फिर माइक्रो बन गया। यहाँ से अगर देखते हैं, अगर ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई 1933 इसमें रैगनर फ्रिज के द्वारा। ओस्लो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने 1933 में दो भागों में बांटा है। शुरुआत करते सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की, आखिर ये है क्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र है और ये इसकी जो बनावट है वो कैसे, इसमें से किसकी स्टडी की जाती है। अगर बेसिकली बात किया जाए तो व्यष्टि, सबसे पहले यहाँ जो शब्द लिखा हुआ मैक्रो, इस पे ध्यान दीजिए। मैक्रो का अर्थ ही होता है स्मॉल, यानी कि अगर हम बोले तो यहाँ पे लिख सकते हैं MICRO। मैक्रो जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा होता है। मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस, MIKROS, मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ छोटा, यानी कि बोल सकते हैं स्मॉल होता है। ये बेसिकली इस टर्म, यानी कि जो ये टर्म मैक्रो है ये कहाँ से कैसे कन्वर्ट हुआ, तो मैक्रो से सबसे पहले ग्रीक टर्म यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, मैक्रो बन गया। अब आगे बोलते हैं, अगर यहाँ से पता चले कि इसमें हम क्या छोटे इकाइयों का अध्ययन करेंगे, यानी बोल सकते हैं अतः इसके अंतर्गत, अतः इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन, हमेशा व्यक्तिगत लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत फर्म, उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से देखा जाए तो अगर एक लाइन को बोला जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि इंग्लिश में हम लोग जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस, MIKROS, मैक्रो से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल होता है। और बताते हैं यहाँ पे ये जो शब्द है इसका अर्थ ही है व्यष्टि, अर्थात विशिष्ट, यानी कि सूक्ष्म। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात ना करके एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो जीवन में कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति को देखेंगे। इसके लिए हम क्या कर लें कि पूर्ण अर्थव्यवस्था को कांस्टेंट मान लेते हैं, हमें पूरी अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं, हमको एक व्यक्ति की उत्पादन उसकी कैसी हो रही, उनका उपभोग का क्रिया कैसा है, उनका फर्म, उनका इंडिविजुअल उद्योग है तो वो कैसा चल रहा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं,
वो पढ़ेंगे उनके, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्तिगत उपभोग होगा तो व्यक्तिगत उत्पादन होगा तो व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण बोल सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर इसकी विशेषताएं की बात करें दैट मीन्स इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, यानी कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं देख पाता तो कुछ कमी और कुछ गुण भी होगी। अतः इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उपभोग या भी बोल सकते उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं यानी कि लिमिटेशंस और गुण और दोष दोनों देख लेते हैं। इसमें से क्या है, फिर समष्टि की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य, अर्थात हम बोल सकते हैं यानी कि विशेषता भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं और दोष यानी कि लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। विशेषताएं या साथ में सीमाएं, इसकी क्या क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो इसकी तो पहली ही विशेषता जो आप लोग को बताए थे कि यानी कि इसका शब्द में छिपा हुआ है मैक्रो अर्थात सूक्ष्म, यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेगा। यानी कि अगर इसकी पहली विशेषता की बात करें तो इसमें क्या, यानी कि व्यष्टि, इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। पहला पॉइंट में बोल सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा क्या, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा अगर बोले तो बताया कि इसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोई लेना देना है नहीं, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कांस्टेंट मान लेती है। यानी कि दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव का अभाव, यानी पूर्ण अर्थव्यवस्था को ये कांस्टेंट मान लेती है। और यानी कि यहाँ पे देखा जाती है इंडिविजुअल देखती है तो इसको पूरी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी इसका एक प्रकार लिमिटेशन बोल सकते हैं, ये इसका फेवरेट पे बोल सकते हैं, ये इसके विशेषताएं हैं, ये इसके लिमिटेशंस में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर तो यहाँ तो हो गया कि प्रभाव का अभाव होता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या स्थिर मान लेती है, यानी बोलती है कि हमें पूरी अर्थव्यवस्था हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन की तरह काम करेगी और हम एक व्यक्ति के उत्पादन उपभोग की जो समस्या है उसको देखेंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ये क्या मान लेती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना, इसमें मान ली जाती है, स्थिर मान लेना या फिर इसमें स्थिर मान ली जाती है। और अगर यहाँ से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जब स्थिर मान लेंगे तो ये भी इसकी लिमिटेशंस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति को देख करके नहीं चलती, या तो फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या फिर इंडिविजुअल अगर कोई उद्योगपति है, कैपिटलिस्ट है, उसके लिए नहीं चलती। क्योंकि कंडीशंस हमेशा जो होती है, जैसे कि एक अगर 10 लोगों का एक समाज है, उसमें से अगर एक लोग बहुत अमीर है और बाकी 4 लोग गरीब हैं, तो यहाँ से ऑब्वियस से बाकी एक लोग अगर अमीर है, 9 लोग अगर गरीब है, तो ऑब्वियस है वो जो अमीर व्यक्ति वो सही से नहीं रह पाएगा। यही कंडीशन होता है कि अगर हम एक व्यक्ति की विशेषताएं और गुण के बारे में पढ़ते हैं तो वो अगर वो पूरी अर्थव्यवस्था की कंसीडर नहीं करता है तो वहाँ पे हम इस व्यक्ति के लिए फेवरेबल कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये भी इसमें दोष के बहुत। इसमें अगला पॉइंट देखें जो चौथा है, तो इसमें एक बात जो आती है कि कीमत सिद्धांत, यानी कि कीमत सिद्धांत इसमें इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो उत्पादक है वो व्यक्तिगत रहता है और वो वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, तो वो बाजार में मांग एवं पूर्ति के अनुसार वस्तुओं का मूल्य खुद निर्धारित करते हैं। यानी कि यहाँ पे कीमत सिद्धांत की बात करें यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि सरकार है सो क्या एक निश्चित कीमत नहीं निर्धारित करती। जैसे अगर मान के चलिए कि
कीमत सिद्धांत सरकार मान के चले कि मार्केट में जो टमाटर का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे सरकार मूल्य फिक्स नहीं करती, लेकिन कुछ अगर कोई फैक्ट्री का मूल्य है, जैसे कि अगर कोई पेन, इसी पेन का एग्जांपल लेते हैं, इसमें से एमआरपी लिखा हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इससे हम उस वस्तु को उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते, बस उसके कम में हम अपने जो बेचने के लिए जो उत्पादक है, यानी कि जो हम जहाँ से खरीदे हैं, यानी कि जो उपभोग, यानी कि जो बोल सकते हैं सेलर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, वो उनका प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम में भी बेच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्राइस है एक उपभोक्ता को उतना से ज़्यादा पे नहीं करना। ये जो प्राइस का निर्धारण है वो क्या पूरे इसका उपयोग पूरे समाज में हो, लेकिन ये लोकल नहीं चल रहा है। तो यही चलते इसका क्या होता है कि जो प्राइस है वो सरकार फिक्स करती है, उसमें देखेंगे यानी कि समझती है कि जनरल प्राइस का निर्धारण कैसे सरकार करती है। इसमें से पहला पॉइंट क्या होता है, व्यवस्था अर्थशास्त्र की विशेषता की बात करें तो इसमें से व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन में यहाँ पे यह छूट गया। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का भाव, ये पूरे अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट नहीं डालती है। दूसरा, क्योंकि इफेक्ट इसलिए नहीं डालती क्योंकि इसमें अध्ययन ही एक व्यक्ति का किया जाता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था को मानती ही नहीं। दूसरा कि पूरी अर्थव्यवस्था को मानती नहीं, अर्थात दूसरे और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर ले लेती कि ये हमारे फेवर में सारी अर्थव्यवस्थाएं स्थिर है, यानी कि आसपास की जो कंडीशन है उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो सब बात को मान लेते। तो चौथा, कीमत सिद्धांत बताया कि प्रोडक्शन हम खुद करेंगे तो उसका वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति के हिसाब से खुद करेंगे। ये बस ये व्यक्तिगत, जैसे टाटा स्टील प्लांट है, जियो का प्लांट अभी चल रहा है, जियो जो 4G है, एक वर्ष उसका मन था तो फ्री किया, फिर 4G आया तो 399, फिर भी 599 में चल रहा है। ये क्या है कि उनका खुद का क्या है प्रोडक्शन है, तो वो मूल्य खुद निर्धारित करें। यहाँ पे सरकार लिमिट नहीं लगा पा रही, इसलिए नहीं लगा पा रही क्योंकि यहाँ पे ये राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में वो केवल वो उनकी संपत्ति, तो उस पर वही खुद डिसीजन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, व्यष्टि में इतना हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बताएं कि क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। उसके बाद बताएं मैक्रो अर्थशास्त्र में यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसकी जो विशेषता है। दूसरा बताए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं होता है। तीसरा पॉइंट बताया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेती है। चौथा बताया कीमत सिद्धांत। अब आते हैं व्यष्टि, तो यहाँ तक देख लिए, फिर कल अगले सेशन में व्यष्टि और समष्टि में अंतर देखेंगे। अब अगला सेशन होगा। अब इसके बाद यहाँ से टॉपिक, जो अगला टॉपिक अभी देखने जा रहे हैं वो है मैक्रो, यानी कि ये बोल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ मैक्रो, ये अगर वही सेम डिफिनेशन इसमें भी अप्लाई किया जाए तो कोई अति चौकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी वही बात है। MSCRO जो ये मैक्रो शब्द है, मैक्रो शब्द, रुक जा थोड़ी देर, ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना है, MAKROS, मैक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ बड़ा यानी कि लार्ज होता है। यानी कि यहाँ से अगर पता चलेगा ये जो मैक्रो शब्द है इसका अर्थ नहीं होता, ग्रीक वर्ड है मैक्रो जिसका अर्थ होता है बिग, यानी कि बोल सकते हैं कि यानी कि बड़ा। ये जो इकोनॉमिक इंग्लिश में टर्म जो चेंज हुआ MSCRO, ये इससे मैक्रो से बना। ये जो कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, लार्ज इंग्लिश में। अतः हम बोल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण समूहों का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ से देखिए, इसमें लिखा क्या गया कि जो मैक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है बड़ा यानी कि लार्ज।
अतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की क्या करेंगे, पूर्ण समूहों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ राष्ट्रीय आय लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, कौमा, कुल रोजगार, कौमा, कुल उपभोग एवं कुल उत्पादन इत्यादि। यहाँ बोला जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण समूहों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, विनियोग, कुल रोजगार का सिद्धांत जैसे बोल सकते हैं, कुल उपभोग, कुल उत्पादन इत्यादि। यहाँ की समस्त यानी बोलेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं होती है, मुख्य रूप से जो उत्पादन की समस्याएं, उपभोग की समस्याएं, उसका एक ब्रॉड लेवल पे यानी कि पूरे देश की बेरोजगारी को कैसे खत्म करना है, पूरे देश को रोजगार में कैसे लाना है, और देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैसे निकाली, ये सब तथ्यों का अध्ययन किसमें करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। और अगर इसकी विशेषता की बात करें यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ लिमिटेशंस और गुण्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अगर बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं या सीमाएं, अगर पहला बात करें तो इसमें से अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें से जैसे कि अभी आप लोग को बताया कि राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का अध्ययन है। अगर दूसरा पॉइंट बोले कि राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन, दूसरा पॉइंट बोला जाए कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेषता के रूप में कही जा सकती, तो अभी आप लोग को बताया था कि स्पेन का जो प्राइस है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो फिक्स किया हुआ है, इसको हम घटा, कोई एक सिंपल जो इसका प्रोडक्शन करने वाला है वो उत्पादन को जो इसकी जो प्राइस है वो फिक्स कर चुका है, उसके आगे पीछे वो नहीं कर सकता। ये जो समस्या यानी बोल सकते हैं कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि ये पूर्ण संपूर्ण ये जो पेन है इसका ये हर कहीं अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में जाएगा। ये भारत का बना हुआ है, अगर भारत में इसको कहीं भी लेके जाए तो इसका जो प्राइस है, जो मैक्सिमम प्राइस वो सही हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और अगर अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें से तीसरा जो मुख्य पॉइंट है यानी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का अध्ययन है। इसमें से अगर बोला जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र में फर्स्ट यही पॉइंट अगर जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई भी देश चाहता है कि वो अपनी समग्र यानी कि व्यक्तियों की आय को अधिक करे, उत्पादन को अधिक करे, जिससे वहाँ के लोगों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अधिक हो। दैट मीन्स ओवरऑल क्या कि आर्थिक विकास की समस्या का समाधान किया जाता है। और चौथा पॉइंट अगर बोला जाए तो इसमें से क्या होता है कि मुद्रास्फीति वितरण की समष्टिगत सिद्धांत, मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान। पांचवा पॉइंट बोले तो समष्टिगत वितरण का सिद्धांत, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि कोई व्यक्ति का इनकम अगर लो है तो अपना वो क्या करते हैं कि जो वस्तुओं को परचेज नहीं कर पाती तो सरकार अपने तो सरकार क्या करती है कि अपने ऊपर, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो चावल अभी वितरण हो रही है, जो उसमें से जो चावल का कीमत है 20 रुपये, लेकिन अगर जो मैक्सिमम जो गरीब लोग वहीं एफर्ट कर पाते तो क्या करती है सरकार खुद उसको अपने अंडर लेकर के 1 रुपये जो अपने मतलब जो बोल सकते हैं कि डीलर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गांव में पाया जाता है, उसके आधार से हमको 1 रुपये चावल मिलता है। एलईडी जो हो था वो सबको एफर्ट नहीं कर रहा था तो सरकार खुद लेकर के उसको कम मूल्य पे देती। ये सब इसका अध्ययन करें, ये सब चीज़ों के इसमें अध्ययन किया था। ये सब विशेषताएं लिमिटेशन में इसको रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन है वो अगला वीडियो में होगा, जो समष्टि और व्यष्टि में अंतर की बात की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।